हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपन ने कल कॉटन वाले कंप्लीट कर लिए थे। आज अपन दो डिजीज़ पढ़ेंगे, किसकी? ग्राउंड नट की। और ग्राउंड नट में अपने पास में जो इम्पॉर्टेंट डिजीज़ है वो पहली है ये वाली लीफ स्पॉट, और जिसे बोलते हैं टिक्का डिजीज़ ऑफ ग्राउंड नट। तो ये टिक्का है, मतलब इसमें बहुत सारे स्पॉट्स हैं, वो स्पॉट्स आपको दिखाई देते हैं। और इसमें देखो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि ये जो डिजीज़ है ये डिजीज़ अर्ली और लेट दोनों स्टेज में, तो इसलिए जो है बहुत ज़्यादा नुकसान है वो पहुंचाती है। तो जैसे अपन कहते हैं ना भाई, अर्ली वैरायटी ग्रो कर लो या लेट वैरायटी, लेकिन ये जो डिजीज़ है ये दोनों में है, इसलिए जो है बहुत ज़्यादा इससे जो है मूंगफली को नुकसान पहुंचता है। और इसमें जो है टिक्का या स्पॉट इसलिए इसका नाम रखा गया है क्योंकि इसकी लीफ में ही, जैसे आपको दिख भी रहा है डायग्राम में, कि लीफ में ही जो है ब्राउन या ब्लैक कलर के जो है स्पॉट्स दिखने लगते हैं, और वो अर्ली स्टेज से लेकर लेट स्टेज तक लगातार दिखाई देते हैं। अब यहाँ पे जब ये डिजीज हो जाती है तो आपको पता है कि जो मूंगफली है वो अंडरग्राउंड होती है, तो उसमें उसके प्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है, क्योंकि जब लीफ अच्छी तरह से डेवलप नहीं होगी तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, फोटोसिंथेसिस अच्छा नहीं होगा तो प्रोडक्शन भी अच्छा नहीं होता है। अब देखो ये जो डिजीज़ है ये डिजीज़ किसके कारण हो रही है? इसका जो पैथोजन है वो पैथोजन, क्योंकि लेट का अलग है अर्ली का अलग है, तो वो अपने दोनों अलग ही करना है। तो यहाँ पे है तो ये फंगल डिजीज़, लेकिन जैसे अर्ली है तो सार्कोस्पोरा एरिडिकुला से है, और अगर लेट है तो सार्कोस्पोरेडियम पर्सोनेटम। तो इस तरीके से जो है ये दोनों के ही जो कवक हैं या फंगस हैं वो कैसे अलग अलग हैं। और ये जो है अगर आप देखो तो ये सॉइल बॉर्न भी है और ये सीड बॉर्न भी, यानी मृदा से भी होती है और ये सीड के थ्रू भी होती है। अब देखो अपन अगर सिम्टम्स देखें तो इसमें सिम्टम्स में यहाँ पे आपके बुक में भी टेबल दे रखी है और ये भी टेबल है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें बड़ा क्वेश्चन भी आ जाता है और छोटा क्वेश्चन भी आ जाता है। कुछ ऐसे डिजीजेज हैं जो 4 नंबर में सीधे आते हैं, तो ये उस तरीके का है। टिक्का डिजीज है वो 4 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है। अब यहाँ पे देखो ये टेबल है, तो टेबल में आपको ध्यान रखना है कि अपन कुछ कैरेक्टर ले रहे हैं और उस कैरेक्टर में इसमें डिजीज का भी सिम्टम्स आ गए प्लस दोनों में डिफरेंस भी आ गया। तो पहला है धब्बे उत्पन्न करने का समय, पहले टाइम है। तो अब जो अर्ली वाले, तो उस अर्ली में तो नाम ही अर्ली, तो 3 या 4 सप्ताह यानी 1 महीने से पहले ही उसमें जो है आपको लीफ के अंदर स्पॉट्स दिखाई देने लगते हैं, इसीलिए अपन इसको क्या बोलते हैं? अर्ली डिजीज। और फिर अगर हम पछेती की बात करते हैं, लेट की करते हैं, तो उसमें 1.5-2 महीने पे जो है स्पॉट दिखाई दे रहे हैं, इसलिए उसको अपन लेट बोलते हैं। फिर उसके बाद में जो इम्पोर्टेंट है वो है धब्बे का आकार, जो शेप है वो कैसी है। तो आपको अर्ली में तो कोई रेगुलर शेप नहीं मिलेगी, वैसे मिल जाएंगे, हालांकि लगभग गोल जैसे ही होंगे, लेकिन वैसे नहीं है। लेकिन अगर आप पछेती में लेट में देखोगे तो बिल्कुल आपको सर्किल में जो है या गोलाकार है वो आपको उसकी शेप दिखाई देगी। फिर उसके बाद में तीसरा इनका कलर, और कलर के साथ में एक होता है घेरा। घेरा को इंग्लिश में बोलते हैं हेलो। ये कई बार क्वेश्चन आता है और दोनों में डिफरेंस आता है कि दोनों के धब्बे का संख्या कैसी है, रंग कैसे है, हेलो कैसा है। तो ये वाले जो पॉइंट्स हैं वो थोड़े आप अच्छी तरह से करना कि जब हम अर्ली में देख रहे हैं तो पहले रेड ब्राउन कलर के धब्बे वो बाद में ब्लैक कलर में चेंज हो जाते हैं, और उसके बाद में इनके चारों तरफ जो है येलो रिंग बन जाती है। तो वो येलो रिंग है, वो येलो रिंग क्या कहलाती है? हेलो। और अगर हम लेट में देखते हैं तो लेट में पहले ये भूरे काले रंग के होते हैं, वहाँ पे पहले रेड थे लेकिन यहाँ पे सीधे ही भूरे काले रंग के होते हैं, और इनके चारों तरफ भी पीले रंग का घेरा होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? हेलो। फिर उसके बाद में नंबर और इसका साइज। तो नंबर अगर हम अगेती में देखते हैं तो यहाँ पर आपको नंबर कम मिलेगा लेकिन साइज बड़ा मिलेगा। अब ऑब्वियसली कि अगर संख्या कम है तो आकार कैसा होगा? बड़ा ज़्यादा होगा। जबकि उधर क्या है कि नंबर ज़्यादा है लेकिन उसका जो साइज है वो साइज क्या है? कम है। फिर उसके बाद में अगर हम देखें तो जो अर्ली वाली है वो इतनी हानिकारक नहीं है, जबकि जो लेट वाली है वो ज़्यादा हानिकारक है। फिर उसके बाद में अब इसमें देखो
जब अगर हम इसका डिफरेंस भी देखेंगे तो जो अर्ली वाला है वो सार्कोस्पोरा एरिडिकुला है, और जबकि वो है सार्कोस्पोरेडियम पर्सोनेटम। तो ये जितने भी आपकी डिजीज़ है उन डिजीज़ के जो पैथोजेंस हैं उन पैथोजन का नाम आपको ज़्यादा अच्छी तरीके से याद करना है। उसके बाद में फिर अपन मैनेजमेंट या प्रबंधन कर रहे हैं, तो सबसे पहले कल्चरल या सस्य प्रबंधन है। तो उसमें आपको बताइए कि जो है अच्छे स्टैंडर्ड वाले सीड्स यूज करें। फिर उसके बाद में जो इरिगेशन है, तो इरिगेशन में जो है अपने को जो लेनी है वो अगेती में पहले बुआई के टाइम ही इरिगेशन उसमें कर देना है। फिर उसके बाद में अगर गर्मी के टाइम में तो इसमें बहुत ज़्यादा डीप प्लगिंग यहाँ पर करनी है। उस नेक्स्ट है केमिकल। तो केमिकल में अब अगर अपन इसका केमिकल मैनेजमेंट देख रहे हैं तो थायरम या कैप्टान, इसको 2.5 ग्राम पर किलो सीड्स के हिसाब से ग्रो करना है। और अगर हम इसकी वैसे देखें छिड़काव वगैरह तो कार्बेंडाजिम है, इसका अपने को यहाँ पे स्प्रे करना है। और स्प्रे भी ये मान के चलो कि 15 दिन के अंदर अंदर इसका स्प्रे करते हैं। फिर अगर अपने पास बायोलॉजिकल मैनेजमेंट है तो बायोलॉजिकल मैनेजमेंट में या सूडोमोनास जो फंगस है उसके कल्चर को यूज करते हैं। और उसके अलावा जो है यहाँ पे कुछ डिजीज़ रेजिस्टेंस वेराइटीज़ भी हैं, जैसे ICGS10 है, VRI 3rd है, तो इनको अपने को यहाँ पे यूज़ करना है। तो ये अपनी एक फर्स्ट हो गई डिजीज़ कंप्लीट। सेकंड डिजीज़ यहाँ पे है पीनट क्लम्प वायरस डिजीज़, यानी कि मूंगफली का विषाणु गुच्छा रोग। अब यहाँ पे आप डायग्राम में देखो, यहाँ पे मूंगफली की लीव्स ऐसी दिख रही है जैसे कोई गुलाब का हो, तो यहाँ गुच्छा है तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, क्लम्प या गुच्छा। और ये जो है ये अब पहले तो अपनी कवक वाली थी, लेकिन ये डिजीज़ किसकी है, वायरस की, वायरल डिजीज़ है। और यहाँ पर इसका जो पैथोजन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो उसका नाम ही बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडियन पीनट क्लम्प वायरस, ठीक है, IPCV। और ये जो है ये वायरस है, पहले ही पता लगा है। और इसके अंदर जो है एकल सूत्री RNA यानी कि SSRNA, सिंगल स्ट्रैंड RNA प्रेजेंट होता है। और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि ये जो वायरस है, ये वायरस जो है पॉलीमिक्सा ग्रेमिनिस, ये फंगस है, इस फंगस के कारण जो है इसका ट्रांसमिशन होता है। तो ये यहाँ पे दो चीज़ आपको ध्यान रखनी है, एक तो इसका नाम, फिर उसके बाद में कि ये किसके थ्रू जो है प्लांट्स के अंदर आगे जाके इन्फेक्शन करता है। तो ये पॉलीमिक्सा आपका फंगस होता है, इस फंगस के थ्रू जो है इसके विषाणु या ये वायरस है वो एक जगह से दूसरी जगह पर जाता है। उसके बाद में अगर हम इसके थोड़े से सिम्टम्स देखें तो आपको एक नाम में ही है गुच्छा है, तो यहाँ पे सबसे पहली बात तो डेवलपमेंट ही नहीं होगा। अगर लीफ है या स्टेम है तो वो बिल्कुल ऐसे गुच्छे की तरह से डेवलप होंगे। उसके बाद में अगर लीव्स निकलती भी हैं तो वो आपको येलो कलर की दिखाई देती हैं। और इसमें अगर फूल वगैरह खिलते हैं या इसमें मूंगफली का प्रोडक्शन होता है तो वो प्रोडक्शन भी आपको कम मिलेगा, क्योंकि इसमें जो है कोई भी जो चीज़ है उसमें मेन डेवलपमेंट यहाँ पर नहीं हो पाता है। तो यहाँ पर अगर मूंगफली बनेगी भी तो उसका साइज छोटा होगा, उसमें सीड्स कम होंगे, तो इस तरह से प्रोडक्शन पे इस पर इफेक्ट पड़ेगा। उसके बाद में फिर है मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट में फर्स्ट है कल्चरल मैनेजमेंट। तो यहाँ पे वही मैनेजमेंट में ज़्यादा अपने को दिक्कत नहीं आएगी, वही चीज़ें, और अगर इतनी कोई याद भी करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये जैसे मान लीजिए कि भाई अच्छे सीड्स हमें यूज़ करने हैं, समर टाइम में हमें डीप प्लगिंग करनी है और सीड ट्रीटमेंट करना है जैसे सीड को, क्योंकि फंगल डिजीज मतलब फंगल के थ्रू ये फैल, तो पैथोजन तो इसका क्या है, वायरस, लेकिन फैल किससे रहा है, फंगस से फैल रहा है, इसलिए हमें फंगल के ट्रीटमेंट के लिए क्या करना है, सीड ट्रीटमेंट करना है। तो हम जो है केमिकल को यहाँ पर यूज़ करते हैं। फिर यहाँ पे है क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन में जो है हम सरसों या गेंदे इसकी फसल को यहाँ पर क्रॉप करते हैं ताकि ये जो फंगल डिजीज़ है ये यहाँ पर कम हो जाए। उसके बाद में देखो अगर हम केमिकल लेते हैं तो केमिकल में वही कार्बेडाजिम है
0.1% से अपन इसको ट्रीटेड करते हैं। उसके अलावा कॉपर ऑक्सीक्लोराइड है जो कि एक फंगीसाइड्स है, उसको हम यहाँ यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि अगर हम फंगस को ख़त्म कर देंगे तो वायरस अपने आप ही ट्रांसमिट नहीं होगा और वो वहाँ पर ख़त्म हो जाएगा। फिर अगर हम बायोलॉजिकल लेते हैं तो बुक में नहीं दे रखी है, लेकिन यहाँ पर वही सेम है जो आपके उसमें तो यहाँ पे वही सूडोमोनास कल्चर है, उसको ले लो, या रोग प्रतिरोधी किस्में उसको यहाँ पर ले सकते हो। तो ये आज आपका कंप्लीट हो गया। ओके, थैंक यू।